हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर डिम्पल कुमारी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस गोपालगंज के इस यूट्यूब चैनल पे आपका पुनः स्वागत करती हूँ, जहां आप मेरे साथ बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स को पढ़ रहे थे। उसमें हमने पिछले क्लास में पॉलिनेशन टॉपिक को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने पॉलिनेशन के प्रकार को देखा था, जिसके अंतर्गत हमने स्वयुग्मन यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन देखा था। सेल्फ पॉलिनेशन यानी कि परागण के अंतर्गत स्वयुग्मन और जिटोनोगोमी को देखा था। उसके बाद से हमने पर परागण की भी चर्चा की थी। उसके बाद पर परागण में हमने देखा था कि किसी न किसी एजेंट के माध्यम से पॉलन का ट्रांसफर हो रहा था। तो मैंने कहा था कि नेक्स्ट क्लास में हम पॉलिनेटिंग एजेंट के बारे में जानेंगे कि कौन कौन से ऐसे कारक होते हैं, एजेंट होते हैं जो परागकण को वन फ्लावर से सेकेंड अदर फ्लावर्स तक ट्रांसफर करते हैं, कराते हैं। ठीक है, तो आज हमारा क्लास उसी टॉपिक से स्टार्ट होगा, जिसका नाम है पॉलिनेटिंग एजेंट यानी कि परागणीय कारक। परागणीय कारक के अंतर्गत दो प्रकार के कारक आते हैं। जिसमें से एक होता है बायोटिक एजेंट और दूसरा होता है एबायोटिक एजेंट। बायोटिक एजेंट यानी कि जीवीय कारक और एबायोटिक एजेंट यानी कि अजीवीय कारक। बायोटिक एजेंट यानी कि जीवीय कारक और एबायोटिक एजेंट यानी कि अजीवीय कारक। बायोटिक एजेंट के अंतर्गत बहुत सारे ऐसे जीव आते हैं। मतलब बायोटिक मतलब होता है जिसमें प्राण हो, जो जीवित हो, वो बायोटिक होता है। और जो निर्जीव हो उसको एबायोटिक के अंतर्गत हम लोग रखते हैं। तो बायोटिक एजेंट के अंतर्गत जो परागण कराने में, पॉलिनेशन कराने में हेल्प करते हैं, उसके अंतर्गत कई सारे श्रेणी के जीव आते हैं। उनको हम बारी बारी से देखेंगे। सबसे पहले इंसेक्ट्स, इनके बारे में देखते हैं। इंसेक्ट्स हैं, इसमें से भी इंसेक्ट्स यानी कि कीट जिसको कह लें, इसमें से सबसे अधिक इंसेक्ट्स जो परागण कराते हैं, इनमें से सबसे अधिक बीज जो होती है मधुमक्खियां, वो सबसे अधिक परागण कराती हैं। तो जो परागण इंसेक्ट्स के माध्यम से होता है उनको हम एंटोमोफिली कहते हैं। एंटोमोफिली यानी कि कीट परागण, इसको हम कीट परागण भी कह सकते हैं। ठीक है, इसमें से सबसे अधिक इंसेक्ट्स में से सबसे अधिक बी होते हैं जो डोमिनेट करते हैं परागण कराने में। ये बीज यानी कि मधुमक्खियां होती हैं जो सबसे ज्यादा परागण कराती हैं। इसके बाद से बीज के बाद, इंसेक्ट्स के बाद कुछ बर्ड्स होते हैं। कई सारे बर्ड्स होते हैं, जिनमें से सन बर्ड होता है, सन बर्ड होती है, और हमिंग बर्ड भी, हमिंग बर्ड होती है। ये भी कई पौधों में परागण कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। जो बर्ड्स के द्वारा जो पॉलिनेशन होता है, परागण होता है, उसको हम ऑर्निथोफिली कहते हैं। ऑर्निथोफिली, ऑर्निथोफिली यानी कि पक्षी के द्वारा परागण इसमें होता है। इसको ऑर्निथोफिली के अंतर्गत पक्षी के द्वारा जो परागण होता है उसको हम देखते हैं। नेक्स्ट है, इन दोनों के अलावा बैट्स भी होते हैं जो परागण को करवाते हैं। बैट्स यानी कि चमगादड़। कई पौधों में देखा गया है कि चमगादड़ भी पॉलिनेशन कराते हैं, यानी कि पॉलिनेटिंग एजेंट की तरह कार्य करते हैं। तो ऐसा परागण जो बैट्स के माध्यम से होता है, यानी कि चमगादड़ों के माध्यम से होता है, उसको हम चिरोप्टेरोफिली कहते हैं। चिरोप्टेरोफिली नाम यही है, बस इसको इंग्लिश में लिखा है, इसको आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, जैसे चिरोप्टेरोफिली। प्रोनाउंसिएशन बस यही होगा, इसका हिंदी कुछ नहीं होता, यही होता है। ऑर्निथोफिलो को भी हम ऑर्निथोफिली ऐसे लिख सकते हैं।
ये 3 प्रकार के हमने पॉलिनेशन को देखा, जिसमें इंसेक्ट्स के माध्यम से पॉलिनेशन हो सकता है। ये सभी बायोटिक एजेंट्स हैं, यानी कि जीवीय कारक है, जिसमें इंसेक्ट्स आता है। उसमें भी सबसे ज़्यादा कौन सा इंसेक्ट परागण करवाता है, तो वो बीज होती हैं, मधुमक्खियाँ होती हैं। उसके बाद से बर्ड्स भी होते हैं, कई सारे बर्ड्स, जिसमें से सन बर्ड और हमिंग बर्ड्स को हमने देखा, ये परागण करवाते हैं, जिनको हम अर्थिनोफिली कहते हैं। और कुछ बैट्स भी होते हैं जिसको हम चिरेप्टोरोफिली कहते हैं, वो भी परागण करवाते हैं। ठीक है, इसके अलावा कई सारे रेप्टाइल्स होते हैं जिनके माध्यम से परागण होता है। इनके अंतर्गत गार्डन लिजर्ड आती है, स्नेक्स आते हैं, जो स्नेक्स है, और कई सारे ऐसे छिपकलियों की प्रजाति होती हैं जो पॉलिनेशन कराने में हेल्प करती हैं। तो इनको हम ऐसे देखेंगे। तो कुछ रेप्टाइल्स के द्वारा भी परागण होता है, जिसके अंतर्गत गार्डन लीजर्ड्स आती हैं, स्नेक्स आते हैं, कुछ सांप की प्रजातियां होती हैं जो परागण करवाती हैं। इसके अलावा कई वास्प भी होते हैं, इनके द्वारा भी परागण होता है। इसके अलावा भी कई सारे जीव हैं जो परागण करवाते हैं। इसके अंतर्गत एंट्स भी आते हैं, चींटियां भी आती हैं। तो ये सारे कुछ बायोटिक एजेंट्स रहे, जीवीय कारक, जो परागण कराने में हेल्प करते हैं। इसके बाद से जो अजीवीय कारक होते हैं, ये बस 2 ही होते हैं। अजीवीय कारक 2 ही होते हैं, या तो एयर, अजीवीय कारक के अंतर्गत एयर आता है, जिसको विंड भी कहते हैं। इसके द्वारा जो परागण होता है उसको हम एनेमोफिली कहते हैं। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा, ये कभी कभी पूछ दी जाती है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के रूप में पूछी जाती हैं। और एयर और विंड के अलावा एक दूसरा एबायोटिक फैक्टर है वाटर। इसके माध्यम से भी कुछ पौधों में परागण को संपन्न कराया जाता है। वाटर के द्वारा, जल के द्वारा जिन पौधों में परागण होता है, जल के द्वारा जो परागण होता है उसको हम हाइड्रोफिली कहते हैं। हाइड्रो शब्द वाटर के लिए है, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, इसी से लिया गया है हाइड्रोफिली। और एनिमो में ए जो है वो एयर से लिया गया है, ये अल्फाबेट एयर से लिया गया है, यानी एयर के द्वारा जब परागण होता है, पॉलिनेशन होता है, तो उसको एनिमोफिली कहते हैं। और वाटर के द्वारा जो परागण होता है, पॉलिनेशन होता है, तो उसको हम हाइड्रोफिली कहते हैं। ठीक, इसमें जो ये बायोटिक फैक्टर्स होते हैं, बायोटिक एजेंट्स होते हैं, ये बहुत रिलायबल होते हैं। रिलायबल यानी कि विश्वसनीय एजेंट होते हैं जो पॉलिनेशन को कंप्लीट कराते हैं। इनके द्वारा जो पॉलिनेशन होता है, इनके चांसेस ज़्यादा होते हैं पॉलिनेशन कराने के, परागण कराने के। जबकि जो एबायोटिक फैक्टर होते हैं, ये कम रिलायबल होते हैं और इनके माध्यम से जो परागण होता है वो बहुत कम होता है। चांस फैक्टर की तरह ये होता है, संयोग से परागण हो गया तो हो गया, नहीं तो वो स्किप भी हो सकता है, फेल भी हो सकता है। तो ये चांस फैक्टर होता है, ये संयोगात्मक घटना होती है, संयोगात्मक घटना होती है पॉलिनेशन, चांस फैक्टर होता है पॉलिनेशन का। ये रिलायबल फैक्टर्स होते हैं, इनके द्वारा मैक्सिमम परागण कराया जाता है। ठीक, इसमें भी सबसे ज्यादा बीज के माध्यम से पॉलिनेशन कराया जाता है। कई सारे ये जो बायोटिक एजेंट्स हैं, ये जो भी इसमें जितने भी नाम दिए गए हैं, जितने भी एनिमल्स के, ये जिस भी फ्लावर में परागण कराते हैं, तो इनका कहीं ना कहीं लाइफ साइकिल उस फ्लावर से जुड़ा रहता है। आगे जब हम और सब चीजों को देखेंगे जूफिली के अंतर्गत, उसमें हम बताएंगे कई सारे एनिमल्स होते हैं जो अपना अंडा देने के लिए अपने लाइफ जो साइकिल होता है, जीवन चक्र होता है, उसके किसी न किसी स्टेज के लिए उस प्लांट पे, उस फ्लावर पे निर्भर करते हैं। तो जितने भी बायोटिक फैक्टर हैं, ये कहीं ना कहीं इनके लाइफ साइकिल से चीजें रिलेटेड रहती हैं, जीवन चक्र को पूरा करने से रिलेटेड रहती हैं। इसलिए ये विजिट फ्लावर को करते ही करते हैं, इसलिए इनके माध्यम से जो परागण होता है वो बहुत ही विश्वसनीय होता है और परागण के चांसेस ज्यादा होते हैं। जबकि एबायोटिक फैक्टर होते हैं, जो एयर है और वाटर है, ये उतने रिलायबल नहीं होते हैं और चांस फैक्टर्स के तौर पे ये पॉलिनेशन कराते हैं। इसमें परागकण, जिस भी फ्लावर्स में इनके माध्यम से पॉलिनेशन होता है, उसमें ज्यादा से ज्यादा परागकण वो प्लांट प्रोड्यूस करता है, जिसमें पराग की क्षति भी बहुत ज्यादा होती है और हानि भी ज्यादा होती है। तो इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए हम आगे
इस टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं और बारी बारी से इन टॉपिक्स को इनके मतलब कैसे ये परागण करा रहे हैं उनको अलग अलग प्लांट्स में हम देखने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम आगे बढ़ेंगे और एनिमोफिली के बारे में देखेंगे कि कैसे प्लांट्स में, फ्लावर्स में एयर के माध्यम से पॉलिनेशन होता है। ये चीज रही एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। इसमें कुछ चीजें लिखी गई हैं, उस पर हम लोग ध्यान देंगे कि पौधे परागण के कारक के रूप में 2 अजीवीय कारक यानी कि ए बायोटिक एजेंट जिसमें वायु आता है और जल आता है उसका, और एक जीवीय कारक यानी कि बायोटिक एजेंट यानी कि प्राणी का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि एक बायोटिक एजेंट आता है, यही प्राणी वाला जो है, इसमें कई सारे प्राणी आते हैं, और 2 ए बायोटिक एजेंट होते हैं जो परागण करवाते हैं। अधिकतर जो पौधे होते हैं वह परागण के लिए जीवीय कारकों पर निर्भर होते हैं, क्योंकि यह रिलायबल एजेंट होते हैं, पॉलिनेशन कराने के चांसेस इनके ज्यादा होते हैं, इसलिए अधिकतर प्लांट्स परागण के लिए बायोटिक एजेंट्स के ऊपर निर्भर करते हैं। परागणीय कारक में जो वायु है वो जल है, दोनों ही कारकों में परागकण का वर्तिकाग्र के संपर्क में आना महज संयोगात्मक घटना होती है, यानी कि चांस इवेंट्स होता है। वो आ भी सकते हैं वर्तिकाग्र के संपर्क में, परागकण वर्तिकाग्र के संपर्क में आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं, इसलिए इनकी रिलायबिलिटी कम हो जाती है। ठीक है, तो परागणीय कारक जितने भी हमने चर्चा किए उनके आधार पर, इन परागणीय कारकों के आधार पर परागण भी कई प्रकार के होते हैं, जिसमें से हमने उधर नाम देखा एनिमोफिली जो एयर के माध्यम से होता है, हाइड्रोफिली जो वाटर के माध्यम से होता है, और जूफिली जिसमें प्राणियों के माध्यम से पॉलिनेशन होता है। तो इन्हीं तीनों हम हेडिंग्स को, इन तीनों चीजों को हम अलग अलग हेडिंग में बारी बारी से पढ़ेंगे और थोड़ा डिटेल में जानने का प्रयास करेंगे। तो इसी श्रेणी के अंतर्गत हम सबसे पहले एनिमोफिली के बारे में देखते हैं, यानी कि वायु के द्वारा परागण जो होता है उसके बारे में। वायु के द्वारा परागण, ठीक। इसमें जब परागकण एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक हवा के माध्यम से पहुंचते हैं तो ऐसे पॉलिनेशन को हम कहते हैं कि वो एनिमोफिली है, यानी कि वायु परागण हो रहा है। ठीक, इसमें जिन पुष्पों में एनिमोफिली होती है, मतलब जो पुष्प एनिमोफिली को प्रदर्शित करते हैं, जिनमें एयर के माध्यम से पॉलिनेशन होता है, उस पुष्प की कुछ खास विशेषताएं भी होती हैं। उन्हीं विशेषताओं को हम देख रहे हैं, जिनमें से कुछ विशेषताएं यहाँ नोट डाउन करवाई गई हैं। इनमें से सबसे पहले अगर उसको देखें तो उसके जो परागकण होंगे, जिस पुष्प में एयर के माध्यम से, विंड के माध्यम से पॉलिनेशन होगा, उसके पुष्प के जो परागकण होंगे वो कैसे होंगे, तो हल्के होंगे, क्योंकि ये हवा के माध्यम से परागण कराना है। तो परागकण हल्का होगा तब तो हवा के माध्यम से वो आसानी से उड़ जाएगा, भारी होगा तो हवा को भी उड़ाने में उसको दिक्कत होगी। इस तरीके से जो यह एक एडॉप्टेशन है, अनुकूलन है प्लांट्स का, जिनमें एयर के माध्यम से पॉलिनेशन होता है, उनके परागकण हल्के होते हैं, बहुत लाइट वेट होते हैं। उसके बाद से वो नॉन स्टिकी भी होते हैं, यानी कि चिपचिपाहट रहित होते हैं, चिपचिपाहट रहित ही होते हैं। अगर वो चिपचिपाहट सहित होंगे, अगर चिपचिप होंगे तो कहीं चिपक जाएंगे तो हवा से उड़ाना उनको बेहद मुश्किल हो जाएगा। तो कोई चीज हल्की हो, बिना चिपचिपाहट के हो, तो उसको हवा आसानी से उड़ा ले जाता है। ठीक है, इसके लिए, इसी कारण जो जिन फ्लावर्स में एनिमोफिली होती है उनके परागकण हल्के होते हैं, नॉन स्टिकी होते हैं, उनकी चिपचिपाहट रहित होते हैं, और किसी प्लांट्स में, उनके फ्लावर्स में जो परागकण होते हैं वो विंग्ड होते हैं, यानी कि परागकण में पंख जैसी संरचना पाई जाती है, जो उनको हवा के माध्यम से, हवा के झोंकों में उड़ाने के लिए हेल्पफुल होती है, मददगार होती है। ठीक, ये सारे जो चीजें बताई गई, हल्का होना, नॉन स्टिकी होना, विंग्ड होना, ये क्या है, तो ये आसानी से उनको हवा में ट्रांसफर कराने के लिए जरूरी है। तो उनमें जो एडेप्टेशन है वो उनको हवा के माध्यम से पॉलिनेशन कराने में मदद करता है। उसके बाद से अगर ऐसे फ्लावर्स जिनमें एनिमोफिली हो रहा है उसके पुंकेसर को देखें, एंथर को देखें, तो क्या होगा, एंथर जो होगा वो बेहद अनावृत होगा, एंथर जो होगा वो एक्सपोज्ड होगा, ताकि जो एंथर जैसे जिसको हम परागकोश कहते हैं, वो परागकोश जब मैच्योर हो जाए, उसके पराग का निकलने का टाइम हो,
तो वो हवा में झूलता रहे, एक्सपोज रहे, आराम से खुला रहे, पूरा ओपन रहे, तो हवा में झूलता रहे ताकि हवा बहे और उसके साथ आसानी से परागकण उसके उड़ जाएं, इसलिए उसका एक्सपोज होना जरूरी होता है ताकि वो आसानी से हवा के बहाव के साथ प्रसारित हो सके, बह सके। तो उनका एंथर कैसा होना चाहिए, तो एक्सपोज होना चाहिए। ठीक है, जैसे ये एक प्लांट का डायग्राम दिखाया गया है जिसमें ये सारे उसके एंथर हैं। क्या है, एंथर हैं, और ये सभी एंथर, ये वाला पोर्शन परागकोश है जिसमें परागकण बनेंगे, जिसमें परागकण बनते हैं। ये ओपन है, एक्सपोज्ड है, आराम से हवा जब बहेगी तो इसके परागकोश से जितने भी परागकण निकलेंगे वो हवा के साथ बह जाएंगे और अपने गंतव्य स्थल तक पहुंच जाएंगे, यानी कि फीमेल पार्ट जो होगा फ्लावर के उसके वर्तिकाग्र तक पहुंचेंगे, यानी कि स्टिग्मा तक पहुंचेंगे। पिछले क्लास में पार्ट जो 6 करके वीडियो हमारा डाला गया है उसमें मैंने स्टिग्मा को वर्तिका कहा है, वहां जो थोड़ी गलती हो गई है। स्टिग्मा मतलब होता है वर्तिकाग्र। ये जो डायग्राम हमने उसमें बनाया है, ऐसा डायग्राम, उसमें ये होता है स्टिग्मा होता है। हिंदी में थोड़ा कठिन चीजें हो जाती हैं, कभी कभी स्किप हो जाता है, तो इसको वर्तिकाग्र कहते हैं, ये वर्तिका होता है। तो उसमें आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, वर्तिका यानी कि स्टाइल। ठीक, तो यहाँ पहुंचना है परागकण को, यहाँ पहुंचना है, यानी कि स्त्री जो मादा भाग है फ्लावर का उसके वर्तिकाग्र तक पहुंचना है, यानी कि स्टिग्मा तक पहुंचना है। तो ऐसे एंथर रहेंगे, एक्सपोज रहेंगे, तो आसानी से परागकण हवा के माध्यम से उड़ेंगे और फीमेल जो फ्लावर है उसके स्टिग्मा तक पहुंच जाएंगे और पॉलिनेशन करा देंगे। ये एक प्लांट है। दूसरा प्लांट आपका कॉर्न कॉब को दिखाया गया है। ये भुट्टा है, मक्के का पौधा है, जिसमें ये वाला जो पोर्शन होता है वो फीमेल पार्ट होता है, जिसमें ये जो लटकती हुई संरचनाएं होती हैं वो टेसल कहलाती हैं। और ये फ्लावर का जो मादा भाग होता है जिसमें जिसमें हमने बताया कि स्टाइल होता है, स्टिग्मा होता है, सबसे ऊपर वाला पार्ट। तो ये जो लटकता हुआ भाग है ये कॉर्न का स्टाइल और स्टिग्मा होता है, स्टिग्मा और स्टाइल होता है। जबकि जो नर भाग होता है वो ये होता है जिसमें परागकोश होते हैं और परागकण इसमें बनते हैं। तो आपने देखा होगा कि ये जब हम टच करते हैं या फिर इसके आसपास पौधों को हम टच करें तो हाथ में लगते हैं या फिर हमारे शरीर से ये चिपक जाते हैं। तो ये हवा जब बहती है तो ये भी ओपन है, ये भी ओपन है, और ये बहुत फीदरी होता है, बहुत फीदरी होता है, घना होता है, ताकि जो भी परागकण उड़े वो यहाँ पे गिर जाए और ये उसको ट्रैप कर सके और आगे की प्रक्रिया को संपन्न कराए, यानी कि पॉलिनेशन हो जाए और आगे की क्रिया को ये संपन्न कराए। तो कॉर्न कॉब में ये ऐसी स्थिति देखने को मिलती है जिसमें एनिमोफिली पाया जाता है, यानी कि हवा के द्वारा परागण की क्रिया को संपन्न कराया जाता है। इसके बाद जो हमने एंथर के बारे में देख लिया, इसका स्टिग्मा कैसा होता है, जो ये डायग्राम में हमने देखा इसका स्टिग्मा कैसा है, तो फीदरी है, बड़ा सा है, फीदरी होता है, यानी कि मतलब हेयरी होता है, ज्यादा हेयर जैसी संरचनाएं निकली रहती हैं ताकि वो परागकण को ट्रैप कर सके। इसी चीज को इसमें लिखा गया है कि इनका जो वर्तिकाग्र होता है, जिन फ्लावर्स में एनिमोफिली होती है, हवा के माध्यम से जिन फ्लावर्स में भी परागण की क्रिया होती है, उसके जो स्टिग्मा होते हैं वो कैसे होते हैं, बड़े होते हैं, बड़े और प्रायः पिक्स यानी कि लार्ज एंड फिदरी होते हैं, रोएदार होते हैं, जिसको हम अपने लैंग्वेज में भुआ कहते हैं, तो भुएदार होते हैं यानी कि रोएदार होते हैं। ठीक है, तो ये फिदरी होते हैं और बड़े होते हैं। और फ्लावर जो उनका होता है, फ्लावर में एक बीजांड होता है, उनके फ्लावर एक बीजांड युक्त होते हैं, यानी कि फ्लावर के जो अंडाशय वाला भाग होता है उसके अंदर एक ही बीजांड मोस्टली पाए जाते हैं, जिनमें एनिमोफिली होता है। कई सारे, जब मैंने बीजांड के बारे में पढ़ाया था तो कई सारे प्लांट्स होते हैं जिनमें एक अंडाशय में बहुत सारे बीजांड होते हैं, जैसे, और वही बीजांड विकसित होकर बीज बनाते हैं। जैसे वाटरमेलन का अगर हम कहें तो एक फ्लावर से ही एक बड़ा सा फल बनता है, उसके अंदर बहुत सारे बीज होते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर क्या होगा, एक अंडाशय के अंदर बहुत सारे ओव्यूल्स होंगे, बीजांड होंगे। ठीक, जैसे आम का एक गुठली होता है, यानी कि आम के जो ओवरी होगी उसके अंडाशय होगा, उसके अंदर एक ही बीजांड होगा। ठीक है, तो ये जो प्लांट्स जिसमें एनिमोफिली होता है उसके फ्लावर में, मतलब मोस्टली फ्लावर्स जो होते हैं, ज्यादातर ही फ्लावर्स होते हैं वो एक बीजांड युक्त होते हैं, क्योंकि हवा के माध्यम से परागण कराना है। एक तो ये चांस फैक्टर होता है, हवा और पानी के माध्यम से जो परागण होता है वो एक संयोगात्मक घटना है, आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है।
ठीक है, तो संयोग से परागण हुआ तो हुआ और नहीं तो ना होने के भी चांसेस रहते हैं। इसलिए इनके फ्लावर में एक ही बीजाणु होता है। एक तो संयोगात्मक घटना होनी है, परागकण आएगा कि नहीं आएगा ये भी निश्चित नहीं है, तो कम से कम बीजाणु रहेंगे तो आराम से एक भी परागकण अगर आया तो वो परागण करा दिया, फर्टिलाइजेशन कराने के लिए उसका मेल गैमेट आएगा और उस बीजाणु में उपस्थित फीमेल गैमेट से वो संलयन करेगा और परागण फर्टिलाइजेशन की क्रिया को संपन्न करा देगा। इसलिए ऐसे फ्लावर्स के जो फ्लावर्स होते हैं उसमें एक ही बीजाणु पाए जाते हैं। और ये जो फ्लावर्स होते हैं वो पुष्प क्रम में गुच्छों के रूप में पाए जाते हैं। जितने भी फ्लावर्स होते हैं जिनमें एनिमोफिली पाए जाते हैं वो एक अकेला फ्लावर नहीं होता, कई सारे फ्लावर्स गुच्छों में रहते हैं। ये जो गुच्छे होते हैं उनको हम इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं, यानी कि पुष्प क्रम कहते हैं। यानी कि ऐसे प्लांट्स जिनमें एनिमोफिली हो रहा है उसमें बहुत सारे फूल गुच्छे में रहते हैं और वो पुष्प क्रम के रूप में लगे रहते हैं और तब जाके उसमें मतलब ये एक एडॉप्टेशन है। एनिमोफिली के द्वारा परागण कराने के लिए एक एडॉप्टेशन है कि ज्यादा से ज्यादा फूल गुच्छे में रहें ताकि परागण कराने में उनको सहूलियत हो, हवा के माध्यम से परागण हो उसमें सहूलियत हो। इसलिए वो सभी एक गुच्छा बना के रहते हैं जिसको हम इन्फ्लोरेसेंस यानी कि पुष्पक्रम कहते हैं। एनिमोफिली का उदाहरण कॉर्न कॉब है, भुट्टा है और बहुत सारे घास हैं। घास की फैमिली जिसको हम पोएसी कहते हैं, घास के कुल का नाम पोएसी होता है, पोएसी, ठीक है, ये इनके कुल का नाम है। इसके मेंबर में यानी कि घासों में वायु परागण बहुत कॉमन होता है, यानी कि हवा के द्वारा जो परागण होता है वो बहुत कॉमन देखने को मिलता है, बहुत कॉमन होता है। ठीक है, इसके बाद से बारी आती है हाइड्रोफिली की। किसकी बारी आती है? हाइड्रोफिली की, यानी वायु के द्वारा हमने परागण को देखा, अब जल के द्वारा परागण देखेंगे। हाइड्रोफिली को हम जल परागण भी कहते हैं। और कई सारे ऐसे फ्लावर्स होते हैं जिनमें जल के द्वारा परागण होता है, लेकिन जितने भी ये एबायोटिक फैक्टर में तो हमें दो ही पढ़ना है, वायु और जल, लेकिन इन दोनों फैक्टर्स में भी वायु के माध्यम से जो परागण होता है वो ज्यादा देखने को मिलता है कंपेयर टू जल। ठीक है, ये लगभग जितने भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स है उसके 30 जेनरा में ही, 30 जाति में ही ऐसा पाया गया है कि जल के द्वारा परागण होता है। क्योंकि एक तो इनके एबायोटिक फैक्टर जो जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, हवा और जल, ये तो ऐसे ही विश्वसनीय नहीं है, उसमें भी सबसे कम इसके द्वारा परागण को कराया जाता है, जल के द्वारा। कई सारे प्लांट्स जो जल में रहते हैं, जलीय होने के बावजूद वो जल से परागण नहीं कराते, उनमें या तो इंसेक्ट्स या फिर हवा के माध्यम से परागण होता है। ठीक है, तो देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे पौधे हैं जिनमें जल के द्वारा परागण होता है, उनको जानते हैं। तो यहाँ हाइड्रोफिली किसे कहते हैं? जल परागण। तो जब परागण जल के माध्यम से होता है तो ऐसे परागण को हम जल परागण कहते हैं। पुष्पी पादपों में जल द्वारा परागण बहुत दुर्लभ है। यह जल के द्वारा जो परागण होता है पुष्पी पौधों में वह बहुत ही दुर्लभ है। यह लगभग 30 वंशों तक ही सीमित है। कितने वंश? 30 वंशों तक ही सीमित है। और अधिकतर वह भी जो 30 वंश है इसमें से अधिकतर कैसे हैं? एक बीजपत्री पौधे होते हैं, यानी कि मोनोकोटिलिडनस प्लांट्स होते हैं। जो भी 30 हैं उसमें से अधिकतर मोनोकोटिलिडनस ही हैं जिनमें हाइड्रोफिली पाया जाता है, यानी कि जल के द्वारा परागण होता है। ठीक, जैसे आपने पिछली कक्षा में पढ़ा होगा, 11th में आपने पढ़ा होगा कि जितने भी निम्न समूह के जो पौधे होते हैं, जैसे एल्गी है, यानी कि शैवाल है, ब्रायोफाइट्स है, टेरिडोफाइट्स में है, इनका जीवन पानी के आसपास ही रहता था। ये सभी इनके जीवन की सारी घटनाएं पूर्ण करने के लिए पानी का होना जरूरी था। इनका लाइफ साइकिल पूरा कराने के लिए, जीवन चक्र को पूर्ण करने के लिए जल की उपस्थिति अनिवार्य थी। इसमें ये तो निम्न वर्ग का है, इससे थोड़ा एडवांस ब्रायोफाइट है, इससे एडवांस टेरिडोफाइट है। टेरिडोफाइट में भी आपने प्रोथैलस स्टेज पढ़ा होगा, जो पानी के आसपास प्रोथैलस स्टेज में जो इनके युग्मक थे उनको भी ट्रांसफर करने के लिए पानी की आवश्यकता थी, यानी कि इनके नर युग्मक गैमेट्स पानी के माध्यम से ही ट्रांसफर हो सकते थे एक जगह से दूसरी जगह। तो टेरिडोफाइट का प्रोथैलस स्टेज था जिसमें उसको पानी की आवश्यकता होती थी ताकि वो अपने गैमेट को ट्रांसफर करा सके। ठीक है, इस वजह से ये जो जितने निम्न वर्गीय पौधे थे इनका भी डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है
यानी कि जो ये पाए जाते हैं वो पानी वाले इलाके के आसपास ही पाए जाते हैं, नम जगहों पे, पानी वाली जगहों पे पाए जाते हैं। ठीक है, इसलिए इनका डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड रहता है, क्योंकि इनके लाइफ साइकिल को पूर्ण करने के लिए जल की आवश्यकता थी। जैसे जैसे प्लांट्स लैंड हैबिट्स की ओर बढ़े, यानी कि स्थलीय बने, वैसे वैसे परागण के लिए जल की आवश्यकता इन्होंने त्याग दी, जरूरत को छोड़ दी और लैंड हैबिट्स को अपनाया। और जब पॉलिनेशन कराना था तो किसके माध्यम से कराए, या तो हवा के माध्यम से, नहीं तो इंसेक्ट्स के माध्यम से, यानी कि जूफिली कराए, नहीं तो एनिमोफिली कराए। ठीक, तो ये सारे उनको जरूरी थी। हायर प्लांट्स में बस 30 वंशों तक ही जल के द्वारा परागण को देखा गया है, उसी इतने ही वंशों में परागण होता है। ठीक है, जो जल के माध्यम से परागण होता है उसमें से हमने एनसीईआरटी में 2 प्लांट्स की चर्चा की गई है। 2 प्लांट्स की चर्चा की गई है, ये जो वेलिस्नेरिया है, वेलिस्नेरिया और हाइड्रिला, जो ये फ्रेश वाटर ड्वेलिंग प्लांट्स हैं। यानी कि वेलिस्नेरिया और हाइड्रिला ताजे पानी में पाए जाने वाले प्लांट्स हैं। इनमें हाइड्रोफिली देखने को मिलता है, जबकि जोस्टेरा होता है, जोस्टेरा एक समुद्री घास है, समुद्री जलीय घास है, इसमें भी पानी के द्वारा, जल के द्वारा परागण देखने को मिलता है। वेलिस्नेरिया में अगर हम बात करें तो वेलिस्नेरिया जो प्लांट होता है वो जल में होता है, और इसका जो फ्लावर होता है उसका मादा फ्लावर जो होता है, नर फ्लावर और मादा फ्लावर इसके अलग अलग होते हैं। जो इसका मादा फ्लावर होता है वो लंबे डंठल के द्वारा जल की सतह तक आता है, लंबा डंठल वो जल के नीचे सतह पे रहता है, लेकिन इसका जो मादा फ्लावर है लंबे डंठल के द्वारा वो जल की सतह तक आ जाता है। और नर पुष्प जो होता है वह पराग कण, नर पुष्प या परागकण जल की सहायता से ही उसके सतह पर तैरते रहते हैं, और इस तरीके से फीमेल जो फ्लावर होती है, जो लंबे डंठल की मदद से जल के सतह तक आती है, उसके संपर्क में आते हैं और परागण को संपन्न कराते हैं। ठीक, क्योंकि यह परागण जल के सतह पर होता है, इसलिए इसको हम इपीहाइड्रोफिली भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इपीहाइड्रोफिली, यानी कि सतह के ऊपर। क्या हुआ, पानी का सतह है, नीचे सतह काफी नीचे जो उसका प्लांट है वो लंबे डंठल के द्वारा उसका जो फीमेल फ्लावर होता है वो जल की सतह तक आता है, और जो मेल फ्लावर होता है या फिर उसके जो परागकण होते हैं वो पानी में निष्क्रिय रूप से तैरते रहते हैं, और बाई चांस ही, ये भी बाई चांस ही फैक्टर है, और फीमेल फ्लावर के संपर्क में आ जाते हैं और परागण की क्रिया को संपन्न करा देते हैं। क्योंकि यह परागण की क्रिया सतह के, पानी के सतह के ऊपर हो रही है, इसलिए इसको हम इपीहाइड्रोफिली भी कहते हैं। इपी मतलब ऊपर, हाइड्रोफिली यानी कि जल के द्वारा परागण, तो सतह के ऊपर हो रहा है इसलिए इसको इपीहाइड्रोफिली भी हम कहते हैं। ठीक है, ऐसे ही जोस्टेरा जो है वो समुद्री जलीय घास है, इसमें भी परागण की जो क्रिया होती है वो जल के माध्यम से होती है। जोस्टेरा के जो परागकण होते हैं यानी कि पोलन ग्रेन जो होते हैं वो रिबन लाइक होते हैं, यानी फीता के समान होते हैं, और जिसे पौधे जल के अंदर ही विमुक्त करते हैं। ये सबमर्ज्ड प्लांट है, जल में डूबा हुआ प्लांट है। इसके मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर जल में डूबे ही रहते हैं, और इसका जो परागकण होता है वो रिबन शेप्ड होता है, जो पानी में तैरते रहता है, पैसिवली तैरते रहता है, निष्क्रिय रूप से वो पानी में तैरते रहता है। और इसमें से जो पौधा जल के अंदर ही रहता है वो जल के अंदर ही अपने परागकण को रिलीज करता है, जो निष्क्रिय रूप से जल में बहते रहते हैं, जिनमें से कुछ जल के ही अंदर डूबे हुए मादा फ्लावर के संपर्क में आ जाते हैं और परागण को पूर्ण करते हैं। जिसमें से कुछ ही, देखो जो हम हवा के माध्यम से और जल के माध्यम से जो परागण पढ़ रहे हैं उसमें मैंने बताया ये बाई चांस फैक्टर है, यानी कि ये प्लांट जो होते हैं ना बहुत सारे परागकण बनाते हैं, परागकण ज्यादा बनाते हैं, लेकिन क्योंकि हवा के माध्यम से होना है और जल के माध्यम से परागण होना है, तो हमारी इच्छा अनुसार या प्लांट के इच्छा अनुसार या प्लांट की जरूरत के अनुसार हवा तो चलेगा नहीं और ना ही पानी की धारा बहेगी। इसलिए प्लांट्स क्या करते हैं, ज्यादा मात्रा में परागकण बनाते हैं और वो हवा में तैरते रहते हैं परागकण, कि उसके जाति का कोई अगर फीमेल पार्ट मिल जाता है, फीमेल फ्लावर का पार्ट पर वो पहुंच जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इसलिए वो मैक्सिमम जितना ज्यादा हो सके, इसलिए कहा जाता है कि जो हाइड्रोफिली और वो एनिमोफिली होती है इसमें पराग का लॉस होता है। बहुत सारे परागकण ऐसे बनाए जाते हैं जो व्यर्थ में नुकसान में हो जाता है, क्योंकि परागकण का मकसद, प्लांट का परागकण बनाने का मकसद क्या है कि वह वर्तिकाग्र तक पहुंचे और पॉलिनेशन को कराए। लेकिन यहाँ
चांसेस कम रहते हैं, इसलिए ये ज्यादा परागकण बनाते हैं कि कोई एक तो जाए और पॉलिनेशन की क्रिया को संपन्न करा दे। ठीक है, तो यहाँ भी वही होता है, बहुत सारे ये रिबन लाइक परागकण वो तैरते रहते पानी में और तैरते तैरते वह मादा फ्लावर के संपर्क में आ जाते हैं और परागण की क्रिया को संपन्न करा देते हैं। ठीक, तो जोस्टेरा में भी, जोस्टेरा कैसा घास है जी? तो समुद्री जलीय घास है जो समंदर में पानी के सतह के अंदर पाया जाता है, सबमर्ज रहता है, यानी कि डूबा हुआ रहता है। ठीक, इसके बाद आगे हम चलेंगे और देखेंगे कि इसमें इसका एक डायग्राम है वैलिशनेरिया का। ये वैलिशनेरिया का प्लांट का डायग्राम है। ठीक है, और ये है जोस्टेरा, ये जोस्टेरा है जो समुद्री घास है। ठीक है, ये ऐसे ही होता है, ये जितने भी ये रिबन लाइक इसके परागकण हैं वो पानी में तैर रहे हैं, ऐसे ही तैरते तैरते पानी के सतह के काफी नीचे हैं, ऐसे ही तैरते तैरते ये मादा फ्लावर के संपर्क में आ जाते हैं और पॉलिनेशन को कंप्लीट करा देते हैं। ठीक, और ये वैलिशनेरिया है, इसमें क्या है, ये फीमेल जो फ्लावर है, फीमेल फ्लावर ऐसे ही लंबे डंठल के द्वारा ये पानी का सतह दिखाया गया है, पानी के सतह के ऊपर आता है और ये जो परागकण होते हैं वो तैरते तैरते इसके संपर्क में आ जाते हैं और परागण की क्रिया को संपन्न कराते हैं। जितने भी जलीय पौधे होते हैं जिनमें परागकण वो रिलीज करते हैं, उनके परागकण एक म्यूसिलेजिनस सीथ द्वारा ढके रहते हैं ताकि वो पानी में गल ना जाए, भींग ना जाए उनके परागकण, इसलिए अपने परागकणों को वो एक म्यूसिलेजिनस यानी कि चिपचिपाहट वाला एक सीथ होता है, कवर होता है, उससे ढके रहते हैं। तो इसमें भी ये सीथ के माध्यम से ढके रहते हैं और उसके संपर्क में आ जाते हैं। और इसमें भी जो रिबन लाइक इसका परागकण है वो भी एक म्यूसिलेजिनस सीथ के द्वारा ढका रहता है और उसी में पानी में निष्क्रिय रूप से बहता रहता है और फीमेल प्लांट के संपर्क में आने पर, वो फीमेल फ्लावर के संपर्क में आने पर परागण को संपन्न करा देता है। ठीक है, वायु तथा जल के द्वारा यानी एयर यानी कि विंड और वाटर के द्वारा जिस भी फ्लावर में परागण होता है उस फ्लावर में नेक्टार प्रोडक्शन नहीं होता, यानी कि वो फ्लावर मकरंद नहीं बनाते, नेक्टार नहीं बनाते और ना ही ज्यादा कलरफुल होते हैं। देखो, नेक्टार यानी कि जैसे फ्रूट जूस कहें, जैसे मधुमक्खी जाती है, आपने देखा होगा फूलों पे घूमते रहती है, उसमें से आपने कहीं पढ़ा भी होगा, आप जानते भी होंगे कि जो फूल का रस चूसती है मधुमक्खी, उसी से अपना शहद बनाती है। ठीक है, तो ये सब फ्रूट जूस को हम नेक्टार कहते हैं। तो ये ऐसे प्लांट्स हैं, इनको तो कीटों को अट्रैक्ट करना नहीं है, किसी भी एनिमल को अट्रैक्ट नहीं करना है, इसलिए ये ज्यादा कलरफुल भी नहीं होते और नेक्टार का प्रोडक्शन भी नहीं करते हैं, यानी कि मकरंद का प्रोडक्शन भी ये नहीं करते हैं। तो ऐसे फ्लावर्स जिनमें एनिमोफिली पाया जाता है, यानी कि एयर के माध्यम से, हवा के माध्यम से परागण होता है और जिनमें जल के माध्यम से परागण होता है, वैसे पुष्प ना ही नेक्टार प्रोड्यूस करते हैं और ना ही कलरफुल होते हैं। इस तरीके से हमने आज हाइड्रोफिली और एनिमोफिली की क्रिया को देखा, यानी कि हवा के माध्यम से और पानी के माध्यम से पुष्पों में, पौधों में कैसे परागण होता है उस क्रिया को देखा। हम नेक्स्ट क्लास में इंसेक्ट्स के माध्यम से, एनिमल्स के माध्यम से कैसे परागण होता है उस चीज को जूफिली के अंतर्गत देखेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।